टेक्निक्स जो आपको बताया गया था क्लास में उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फंक्शन आज कंप्लीट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स के, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो भी आज दोनों हम लोग टॉपिक इसको आज कंप्लीट करेंगे। नोट्स अब क्या है कि आप बस इसको ध्यान से देखिएगा और मैं नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ओके सर। ओके सर। यस सर। तो आप नोट्स ले अपनी कॉपी किताब लेके बैठिएगा, जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा जस्ट यू कैन नोट डाउन इट, उसको आप नोट कर लीजिएगा। So 41 student. Just 1 minute. तो आप सभी को आई थिंक फंक्शन क्लियर हो गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। क्या आपने ट्राई किया था, किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया था कि हाउ टू राइट एनी प्रोग्राम समथिंग लाइक योर आर्मस्ट्रॉन्ग पैलिंड्रोम नंबर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन? किसी ने किया था बेटा? ओके सो लेट स्टार्ट। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। ये बताइए सभी को पेंट विजुअल है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर विजुअल है। यस सर। यस सर। सो सभी को विजुअल होगा ना बेटा? यस सर। यस सर। ओके ना, यस सर। यस सर। ठीक है। अपने को आप लोग सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा। ओके सो जब भी आपको डाउट होगा सो यू जस्ट रेज योर हैंड, कोई बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है। कहीं डाउट होगा सो सिंपली जस्ट रेज योर हैंड। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो टॉपिक है, ओके, दैट इज पैरामीटर पासिंग टेक्निक, ठीक। तो ये होता क्या है, पैरामीटर पासिंग टेक्निक है क्या बेटा? सो सिंपली इट्स अ मैकेनिज्म विच आर यूज्ड in a function. Okay, so these are simply a mechanism which are used by your programming language to copy the value from calling function to the called function. Okay, जब आप एक फंक्शन से कॉल करते हैं तो जिसको आपने कॉल किया है वहां पर वैल्यू कैसे आप पास कर रहे हैं प्रोग्राम में, इट विल बी understood by using this technique, that is parameter passing technique. So in C language you can implement these two techniques, that is first one is called call by value. Okay, so first technique जो आप पढ़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे call by value, and call by value का आप as a name understand हो रहा होगा कि we are passing just the value. And another technique which are used by C language is that is called call by reference. So reference का मतलब होगा यहाँ पर
in terms of programming it is something called address. ठीक, अगर मैं रेफरेंस कह रहा हूं यहाँ पर प्रोग्रामिंग में तो इसका मतलब आप सिंपली ये जानिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, वो वेरिएबल कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन? So we have to study these two technique, that is called by value and call by reference. तो पहले हम लोग कॉल बाय वैल्यू को समझते हैं और उसके बाद हम लोग कॉल बाय रेफरेंस को, आज इन दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज कॉल बाय वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय वैल्यू, का क्या मतलब है? सो वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब ये हो गया कि जो आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, सो इट कंटेन 3 डिफरेंट थिंग्स, जो समथिंग इज कॉल्ड name of variable, some values and some address, जहां पर ये क्रिएट हो रहा है। तो something this one is called call by value, so something it is called values ना। तो C लैंग्वेज में जब आप एक पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में, so we use two technique, either you can go for call by value or either you can go for call by reference method, ठीक है। तो जब आप कॉल बाय वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे या कॉल बाय रेफरेंस जब इंप्लीमेंट करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके, और कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे या क्या होगा इनमें, ये पहले आप बेसिक जानिए। सो व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई द ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा का मतलब क्या हो गया बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल पैरामीटर्स। जब आप ओरिजिनल डेटा के बारे में बात करेंगे या ओरिजिनल वैल्यू के बारे में बात करेंगे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्गुमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आप चाहते हो कि अपने प्रोग्राम में आपका जो एक्चुअल पैरामीटर्स हों उस पर भी अगर मॉडिफिकेशन हो सके, सो दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। अब ये कैसे होता है ये देखेंगे, ओके। सो इन योर फंक्शन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय, सेकेंड वन इज कॉल बाय रेफरेंस ना। So second technique जो होता है that is called formal parameters. So second one is called formal parameters, and formal parameters are those parameters which receive the value from this actual parameters. So when we are trying to modify the value in formal parameter, और हम चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स में करें वो एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट ना हो, तो ये हमारे प्रोग्राम पे डिपेंडेंट होगा बेटा। ऐसे बहुत से प्रोग्राम होंगे जहां पर हम चाहेंगे कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई हो जाए, ऐसे हमारे बहुत से प्रोग्राम बनेंगे जहां पर हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई हो, क्योंकि जब एक बार ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई होगा तो हम उसको गेट नहीं कर सकते, ठीक। सो व्हेन वी ट्राइंग टू मेक नो मॉडिफिकेशन इन प्रोग्राम इन योर एक्चुअल पैरामीटर्स, we go for this technique that is called call by value. So if you implement call by value mechanism, तो जो आपका एक्चुअल पैरामीटर्स है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा when you are performing some operations on your formal parameter. But when you want a modification in your actual parameters, you just modify your formal parameters, your actual parameter also get modified. So this can be done by using address. But here why this फॉर्मल पैरामीटर्स में जब आप कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि हम जब कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है मेमोरी के इस एड्रेस पे, हम फॉर्मल पैरामीटर्स को ये नहीं बता रहे हैं कि वो एड्रेस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, हम उनको क्या दे रहे हैं? केवल ये वैल्यूज दे रहे हैं। तो आप इस वैल्यू पे कुछ भी कीजिए, इस पे आप 10 ऐड कीजिए, 10 माइनस कीजिए, तो हमारे ए में जो ओरिजिनल वैल्यू है 10 वो नहीं मॉडिफाई होगा। बट अगर आपने किसी वेरिएबल का ये एड्रेस दे दिया है तो वो वेरिएबल क्या करता है, वो डायरेक्ट इस वैल्यू के कंटेंट को एक्सेस करता है। तो इसका मतलब है कि जब आप कॉल बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट कर देते हैं तो जब भी आप फॉर्मल पैरामीटर्स में मॉडिफिकेशन करेंगे इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू योर एक्चुअल पैरामीटर ऑल्सो। ये समझ में आया? यस और नो? सो टेक अ सिंपल एग्जांपल। कॉल बाय रेफरेंस में मतलब कंटेंट चेंज कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू में समथिंग, अगर आपको ये चाहिए कि हमारा एक्चुअल पैरामीटर समझ में आता है सभी को,
एक्चुअल पैरामीटर्स? यस सर। एक्चुअल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो आप यूजर से इनपुट लेते हैं, मतलब जो कि मेन के अंदर लिखे जाते हैं, कॉलिंग फंक्शन से जो आप पास करते हो। आप चाह रहे हो कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो वो वैल्यू जब आप पास कर रहे हो तो कॉलिंग फंक्शन में उसको रिसीव करने के लिए ABC नाम का कोई वेरिएबल होगा, XY नाम का होगा। जब वैल्यू रिसीव करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेगा, उन डेटा पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि जो डेटा रिसीव हुआ है एक्चुअल में से उस पर कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो आप कॉल बाय वैल्यू इंप्लीमेंट कीजिए। आप चाहते हो कि जिस डेटा को आपने रिसीव किया है, जो उसका ओरिजिनल सोर्स है, अगर मुझे उनको ही मॉडिफाई करना है, उन वैल्यूज को मॉडिफाई करना है, तो मुझे कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक यूज करना होगा। तो आप काम किस में करेंगे? आप काम एक्चुअल में फॉर्मल पे करेंगे, तो फॉर्मल वाला जो होगा वो आपके एक्चुअल पे भी मॉडिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। समझ में आया? यस सर। हाँ, टेक अ Yes, रियल sir. लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल में एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। सो सपोज यू आर द फ्रेंड, आप सभी क्लास में हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी कॉलेज नहीं आए, ठीक? तो समथिंग लाइक रोल नंबर आपके क्लास का 52 जो है वो कभी क्लास नहीं आ रही हैं। सो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो उनको क्या चाहिए? पूरे हर सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए। तो एट द एग्जामिनेशन मूवमेंट कोई भी स्टूडेंट अपना जो ओरिजिनल नोट्स है वो नहीं देगा, ठीक? कोई भी स्टूडेंट हो XYZ। तो आपने क्या किया कि उसको अपना 52 को, या जो भी रोल नंबर स्टूडेंट होगा, यू जस्ट गिव द समथिंग कॉल्ड व्हाट, फोटो कॉपी, ठीक है? आपने उनको क्या प्रोवाइड किया? अपने ओरिजिनल नोट का फोटो कॉपी आपने प्रोवाइड कर दिया। यहां तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. So you are just Yes, sir. providing the not original notes, you are just providing the photocopy of your notes. Now, suppose that student somehow intelligent और वो क्लास नहीं करता था, उसके पीछे रीजन नहीं जान रहे, but when start reading your notes, that either he or she finds some mistake in your program, तो what will happen? कंडीशन क्या बन सकता है बेटा? कि उसने आपके नोट्स को रीड किया और उसको लगा कि ये समहाउ वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है, और आपने जब क्लास में प्रोग्राम लिखा या कुछ लिखा तो आपने बाय मिस्टेक आपने कुछ प्रोग्रामिंग में गलती कर दिया। अब उस स्टूडेंट ने जब रीड किया तो उसने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। सो यहाँ पर आपके पास दो सिनेरियो बनते हैं। सिनेरियो दो ये होगा, पहला सिनेरियो ये होगा कि स्टूडेंट अपने फोटोकॉपी वाले नोट्स में मॉडिफिकेशन कर ले। ओके, क्लियर हुआ? So when that student make modification in her or his notes, और वो अगर आपको कॉल नहीं करता है, या मान लीजिए उस स्टूडेंट के पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, so when that student make a modification in his photocopy notes, there is no modification in your original notes. क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। इसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, कि एक्चुअल जो सोर्स था, आपका जो नोट्स था, उसमें वो मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। वो फोटोकॉपी नोट्स में वो कुछ भी करे, उसको कलर करे, कट करे, सो देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन योर ओरिजिनल नोटबुक। ओके, नाउ अनदर ऑप्शन इज सेम एग्जाम्पल, बट सपोज दैट स्टूडेंट इज योर गुड फ्रेंड। तो आप या तो उसको अपना एड्रेस दे रखे होंगे, ओके, और या तो फोन नंबर दे रखे होंगे। सो व्हेन दैट स्टूडेंट फाइंड सम एरर इन योर नोट्स, ही मेक मॉडिफिकेशन इन दैट नोट, अपने वो फोटोकॉपी वाले नोट्स में मॉडिफाई करेगा, एंड एट द सेम टाइम दैट पर्सन कॉल यू और कम टू योर हाउस एंड गिव द सम डिटेल कि आपके यहाँ पर गलत है। सो दैट पर्सन ऑल्सो गेट मॉडिफिकेशन इन योर नोट्स, दैट इज प्लस फोटोकॉपी वाला जो नोट्स है वो भी मॉडिफाई हुआ साथ में, और आपका जो नोट्स है वो भी मॉडिफाई हुआ। तो ये मॉडिफिकेशन पॉसिबल कैसे हुआ? व्हेन यू आर गिविंग योर फोन नंबर और योर एड्रेस। ये समझ में आया? Yes, sir. So that is called call by value and call by reference. So if you want modification in your actual data, use call by reference. If you don't want to modify your actual parameters, use call by value technique. समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है कि इस कॉल बाय वैल्यू को प्रोग्राम की मदद से समझ लेना है। दैट इज इन दोनों प्रोग्राम को पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स देखो लिखने को आएगा, तो इसमें हमें लिखना क्या है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट आई जस्ट एक्सप्लेन। सो समथिंग पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स इज अ टेक्निक इन विच वी पास द वैल्यू फ्रॉम actual parameters to formal parameters by using a method that is called call by value and call by reference. In call by value में आप क्या लिखेंगे? Here the value of ये तो वैल्यू इन कॉल बाय वैल्यू आपको ये लिखना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज है, वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो कॉपी की जाती हैं कॉलिंग फंक्शन से, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर्स में, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस में आपको एक लाइन का ये लिखना है कि हियर वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स टू द फॉर्मल पैरामीटर्स, दैट इज द मेन डिफरेंस यू हैव टू राइट। ठीक है, 10 नंबर का ये लिखने को आएगा, तो उसमें आपको एग्जाम्पल देना होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। सो बोथ द टेक्निक, दोनों टेक्निक को हम लोग सेम प्रोग्राम से इंप्लीमेंट करेंगे एंड द प्रोग्राम इज स्वैपिंग। सो आई थिंक सभी को स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आता होगा। ठीक है, हाउ टू स्वैप। तो स्वैपिंग मीन्स समथिंग इंटरचेंजिंग द वैल्यू और इंटरचेंजिंग द कंटेंट ऑफ वन वेरिएबल इनटू अनदर वेरिएबल। क्लियर? अब आप बताओ, आपको सभी को क्रोम मेरा ब्राउजर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू वाला, ठीक है, प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सो जस्ट राइटिंग सी प्रोग्राम। सो दिस इज कमेंट लाइन, सी प्रोग्राम टू, कौन है ये स्टूडेंट बार बार? ये राज तिवारी को आपने ऐड नहीं किया क्या? इसको कैसे ये गेस्ट दिखा रहा है? Okay, so C program to swap two number using call by value। ठीक, तो कॉल बाय वैल्यू मेथड आपको इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये सभी को आइडिया होगा। सो फर्स्ट हम क्या अपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। सो दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। Now we have to declare something called our function declaration। ठीक है, तो बेटा आप ये देखो, स्वैपिंग जब आप कर रहे हो तो स्वैपिंग फंक्शन, आपको ये पता है कि फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, बट व्हेन वी गो फॉर अ कॉल बाय वैल्यू मेथड वी हैव टू रिटर्न टू वैल्यूज ना, दो वैल्यूज रिटर्न करनी पड़ेंगी। सो नॉर्मली फंक्शन रिटर्न सिंगल वैल्यू। सो तो यहाँ पर जो डेटा टाइप हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? दैट इज void swap, स्वैप नाम का फंक्शन बनाएंगे और किस टाइप का आप डेटा स्वैप करना चाहते हैं उसका ब्लूप्रिंट लिखेंगे। तो हमें इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, तो हमने इंट लिख दिया, कॉमा इंट। अगर आप इस सिंटैक्स में देखेंगे थोड़ा सा आपको चेंजमेंट मिलेगा, एंड आई जस्ट राइट दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक, सो व्हेन यू राइट इन 2 और 3 प्रोग्राम आपको ये इजी हो जाएगा कि कहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। सो नाउ आई स्टार्ट विथ आवर मेन पार्ट। अब बेटा हमें दो वैल्यूज को स्वैप करना है और हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट इज फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पर आपने इस टाइप के फंक्शन पढ़े हैं कि फंक्शन जिसमें आप आर्गुमेंट पास करेंगे, तो आर्गुमेंट पास करने का मतलब हो गया कि हम लोग मेन के अंदर जब कॉलिंग फंक्शन लिखेंगे तो वहां से हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे। तो जब आप आर्गुमेंट पास करोगे तो हमें मेन के अंदर क्या करना पड़ेगा? आर्गुमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो हमने a और b नाम के दो आर्गुमेंट डिक्लेयर कर लिए। ठीक, अब हम यूजर से क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को इनपुट ले लेंगे। सो एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b टू स्वैप, ठीक, /n फॉर न्यू लाइन। नाउ scanf सिंगल लाइन में लिख रहे हैं दो वैल्यू, सो वी यूज 2% d सेपरेटेड बाय कॉमा m%a m%b। तो a और b में जाके हमने क्या किया, इन वैल्यूज को स्टोर करा दिया। ठीक ना, सो अब क्या वैल्यूज हैं उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वैपिंग होगी तो स्वैपिंग में पहले क्या वैल्यूज थी वो प्रिंट करते हैं, और बाद में हमने जब इंटरचेंज किया, कोई मैनिपुलेशंस किया, तो एक्चुअल में वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही वो हमें प्रिंट करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिंट दी बिफोर स्वैपिंग क्या वैल्यू है, बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले हमारी क्या वैल्यू है। सो a इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d, ओके, कॉमा a कॉमा b। तो ये हमने क्या कर लिया, a और b की वैल्यूज हमने प्रिंट करा ली ना। अब इतना तो काम हो गया, हमने a और b की वैल्यू यूजर से इनपुट करा लिया, a और b की वैल्यूज हमने प्रिंट करा ली ना। अब हमें पास क्या टाइम आ गया कि हम अब स्वैपिंग नाम वाले फंक्शन को, स्वैप नाम वाले फंक्शन को कॉल कर लें, और जो हमने a और b में यूजर से वैल्यू लिया है वो वैल्यू पास कर दें। तो वो वैल्यू हमारा किस में है, a और b में है। तो जब आप a कॉमा b लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि a के अंदर जो कंटेंट है वो पास कर दीजिए, b के अंदर जो कंटेंट है वो पास कर दीजिए। एक तरीका ये होता है, और डायरेक्ट आप कांस्टेंट वैल्यूज भी पास कर सकते हो, इट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और 20 जो है वो आपके कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में पास हो जाएगा। तो बट हमने यहाँ वेरिएबल लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a कॉमा b, ओके, सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैं एंड में एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सो स्वैपिंग डन, तो ये जब फंक्शन रिटर्न हो तो ये वाला लाइन भी आपका एग्जीक्यूट करे, इससे ये पता चल जाए कि लाइन नंबर 10 के बाद जब ये प्रोग्राम दोबारा से रिटर्न होगा मेन के अंदर तो लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो स्वैपिंग डन लिख दिया मैंने, ओके ना। तो ये तो काम आपने कर लिया, फंक्शन डिक्लेरेशन का हो गया, ये आपके फंक्शन कॉलिंग हो गई। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन कॉलिंग। मेन थिंग इज लॉजिक ऑफ स्वैपिंग, जो कि आपने मेन के अंदर नहीं लिखा है। सो नाउ इट मस्ट बी रिटन आउटसाइड द मेन विद अ फंक्शन प्रोटोटाइप और समथिंग कॉल्ड फंक्शन डिफिनीशन पार्ट। तो फंक्शन डिफिनीशन जो है वो फंक्शन प्रोटोटाइप के इक्विवेलेंट होता है। सो वी हैव टू जस्ट कॉपी, जो आपने ऊपर लिखा है उसको कॉपी कर लीजिए, void swap। सो हियर वी हैव टू राइट int कॉमा int। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने फर्स्ट लाइन नंबर 3 में मैंने देखो इंट लिखा है, बट वहां पर हमने वेरिएबल नहीं लिखा, ध्यान से देखिएगा। लाइन नंबर 3 देखिए, सो दिस वन आई हैव जस्ट रिटन void swap int कॉमा इंट। तो हमने यहाँ पर देखो कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, ये भी एक तरीका होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। ठीक है, सो यू कैन जस्ट राइट समथिंग लाइक इन दिस ऑर्डर, इट इज ऑल्सो गुड, ये भी सही है। और तो यहाँ पर इसके लिए मेमोरी नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए a और b के लिए मेमोरी नहीं क्रिएट हो रहा है, जस्ट वी आर गिविंग द हिंट कि हमें इस टाइप का डेटा आगे चल के पास करना है। ये समझ में आया सबको, एवरीवन? सो आपको डिक्लेरेशन के मैंने दो सिंटैक्स बता दिए हैं कि यू कैन जस्ट राइट इंट विथ सम एक स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, और यू कैन जस्ट राइट डेटा टाइप। तो अगर मान लो आपको यहाँ पर एक फ्लोट चाहिए तो सिंपली जस्ट राइट फ्लोट। तो जब आप पढ़ रहे थे तो आपको ये बताया गया था कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है और फंक्शन डिफिनीशन होता है उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर पासिंग जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने 3 डिक्लेयर किए हैं, स्वैपिंग में आप 2 लिख रहे हो, सो ये गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू राइट समथिंग सी, और जो सी का नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, फ्लोट। सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप और ब्लूप्रिंट। तो अभी हम 2 वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, तो हमने बस इसको ये बता दिया है कि दोनों का जो नेचर होगा वो इंट हो सकता है
एक का नेचर इंट, एक का फ्लोट हो सकता है, सम मिक्स फॉर्म कैन ऑल्सो यूज, बट व्हेन दिस a and b पास द वैल्यू इट मस्ट बी स्टोर इनसाइड सम वेरिएबल, उसके डेटा टाइप में तो नहीं स्टोर होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर वो वेरिएबल लिखने पड़ेंगे डेटा टाइप के साथ में। ये समझ में आया सबको? यस और नो? समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इन Yes, sir. फंक्शन डिक्लेरेशन, Yes, फंक्शन sir. डिक्लेरेशन में आप वेरिएबल का नाम ऑप्शनल होता है, बट डेटा टाइप इज कंपलसरी, सो दैट कि आप जब आगे वैल्यू पास करें तो ये समझ में आया कि किस डेटा टाइप का है। बट हियर फंक्शन डिफिनीशन में आपको वो वेरिएबल बताना ही पड़ेगा, वेरिएबल का नाम लिखना ही होगा जिसमें जाके वैल्यूज कॉपी हो सके। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिफिनीशन। अब इस फंक्शन डिफिनीशन में हमें क्या चाहिए? स्वैपिंग, और स्वैपिंग के लिए आपने दो तरीके पढ़े हैं, दैट इज बाय यूजिंग टू वेरिएबल और बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। तो हम लोग थर्ड वेरिएबल यूज करते थे, तो हमें एक टेम्प नाम की वेरिएबल की जरूरत पड़ती, तो हमने टेम्प नाम का वेरिएबल इसी फंक्शन के अंदर लोकल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस टेम्प के अंदर ए या बी की किसी एक की वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं। नाउ हमने मान लिया कि ए की वैल्यू हमने, सो यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है ए की वैल्यू x में कॉपी हुई है और जो b की वैल्यू है वो y में कॉपी है। सो आइदर x वैल्यू और y वैल्यू विल बी असाइंड टू टेम्प्ट। अब हमारा जो x की वैल्यू है वो टेम्प्ट में चला गया, तो अगर हम x को ओवरराइट करें तो हम x की वैल्यू को दोबारा से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। सो x के अंदर हम y की वैल्यू कॉपी करेंगे और y के अंदर हम टेम्प्ट की वैल्यू कॉपी कर देंगे। इतना समझ में आया सभी को? अब ये काम हो गया। सो वी आर परफॉर्मिंग सम मैनिपुलेशन हियर। आफ्टर दैट जब हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हम यहीं पर क्या करेंगे, इन x और y की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। सो जस्ट राइट आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू %d एंड y इज इक्वल टू %d कॉमा x कॉमा y। सो ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया, दैट इज कॉल बाय वैल्यू का यूजिंग फंक्शन लॉजिक। ठीक है, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, सो नाउ एग्जीक्यूट इट। सो हियर आपसे ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b टू स्वैप। सो टेक द वैल्यू 11 एंड 22। सो जब ये आप कर रहे हो तो ये लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हुआ, ये आपसे लिखा कि एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन 8 लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है और प्रोग्राम अभी भी यहीं पर स्टॉप्ड है। आप जैसे ही वैल्यू लेके एंटर करेंगे इट विल प्रिंट लाइन नंबर 9। 10 पे आपका फंक्शन जो है, कंट्रोल जो है 10 के बाद कहाँ आ जाएगा? लाइन नंबर 13 पे। ठीक, अब मैं जैसे यहाँ पर एंटर करता हूँ, सो यू सी दैट बिफोर स्वैपिंग a is 11 जो हमने एंटर किया एंड b is 22। नाउ आफ्टर स्वैपिंग x become 22 and y become 11, स्वैपिंग डन। ओके, सो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो आपने a और b की वैल्यू असाइन किया था x एंड y में, वैल्यू विच विल बी असाइन ऑफ a एंड b टू x एंड y will be interchange। ओके, अब अगर मैं ये प्रिंट वाला लाइन कमेंट लाइन बना दूं, सो दिस बिकम प्रिंट, तो यहाँ पर सारा ऑपरेशन होगा बेटा, और जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा सो वी गो फॉर मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद अगर आप एक प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पर a और b की वैल्यूज आप चेक करना चाहते हैं कि what is the value of a and b, so just write a equal to %d and something b is equal to %d comma a comma b। Execute it. So enter the value, so 11 22, check
अब इसको अगर आप देखिए तो क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर आउटपुट. So enter the value of A and B to swap. So I just enter 11 and 22. So before swapping, A value is 11, B value is 22. Okay. तो यहाँ से ये वाला लाइन आपका एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आपका स्वैपिंग वाला फंक्शन है वो कॉल हुआ, और जैसे लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुआ इट विल मूव टू लाइन नंबर 14. 14 के बाद ये सारा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं. प्रिंट लाइन लिखा हुआ है, उसको कमेंट लाइन बनाया है, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ. और यहाँ पर x और y में अगर आप इससे देखेंगे, सो हियर इन x एंड y जो आपके वेरिएबल्स हैं x and y, so this is x variable and this is your y variable. इसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू जाके कॉपी हो गई है, दैट इज 10, एंड y के अंदर b के जो कंटेंट थे दैट इज 20 विल बी कॉपी हियर. अब इस पे आप जो भी ऑपरेशन कीजिए इट विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन a एंड b, और वो यही लिखा हुआ है. तो उसने x एंड y पे ऑपरेशंस किया, x और y की वैल्यू जो आपने 10 और 20 दिया था इट विल इंटरचेंज हियर फ्रॉम, नाउ इट विल बिकम 20 एंड 10, बट दिस वैल्यू जो भी आपने ऑपरेशंस किया है वो आपके ओरिजिनल वैल्यू a और b में रिफ्लेक्ट नहीं हुए. दैट्स वाई इट इज प्रिंटिंग a इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू 22. ये लाइन कहाँ से आ रहा है? ये आंसर आ रहा है लाइन नंबर 11 से. ओके, सो 11 एंड 22 विल रिमेन सेम, मतलब a और b के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, बट स्टिल वी आर पासिंग द वैल्यू ऑफ a and b in x and y. So this x and y get some temporary variable, interchange the value, so that value is only reflected here. वो जो चेंज हुआ है वो केवल और केवल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट इज योर फॉर्मल पैरामीटर्स, नॉट इन एक्चुअल पैरामीटर्स. अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट लाइन से हटा देता हूँ, सो यू गेट 4 डिफरेंट आंसर, 11, 22. तो अब देखिए क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर. सो 11 एंड 22 विल बी स्टोर इन a एंड b, वो वैल्यूज आपकी प्रिंट हो गई. सो बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू 11, 22, b इक्वल टू 22 आफ्टर स्वैपिंग. सो ये आपका फंक्शन डिफिनीशन से प्रिंट हो रहा है, दैट इज 22, 11. और जब ये फंक्शन दोबारा अपना मेन के अंदर जा रहा है तो a और b का ओरिजिनल वैल्यू कोई भी चेंज नहीं हुआ है. सो नाउ a वैल्यू इज स्टिल 11 एंड b वैल्यू इज 22. समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इस प्रोग्राम को मैं अभी आपका ठीक है स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा ग्रुप में, आप इसको अपनी कॉपी में वहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक, जस्ट प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का. नाउ सेकंड. हाँ जी सर, लाइन नंबर 14 में जो वाइट स्वैप आपने लिखा तो वहाँ इंट x एंड y, इंट y है, तो वहाँ पे हम इंट a एंड जो आपने पहले लिया है वो ले सकते हैं? चेक कर लेते हैं बेटा. ठीक है, तो यहाँ a एंड b लिया है ना, सो वी हैव टू चेंज हियर आल्सो. ठीक, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x लिखा था तो ये a हो गया, ये क्या होगा, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा हमारा. एंड नाउ हियर लाइन नंबर 19 में इट इज b, और प्रिंट वाले भी हमें क्या करना होगा, a एंड b. ठीक, चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. सो हियर राइट a, राइट b, a, b. ठीक, एग्जीक्यूट करते हैं. सो एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो 11, 22. सो आई थिंक देयर इज नो एरर, और आपका प्रोग्राम ये कंपाइल हो गया है. ठीक, देखिए, सो 11 एंड 22 यू एंटर. बिफोर स्वैपिंग a वैल्यू इज 11, b वैल्यू इज 22. आफ्टर स्वैपिंग a वैल्यू इज 22, 11. ठीक है, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि एक्चुअल में ये हो रहा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर x एंड y लिखा था कि x एंड y के अंदर हमारा a और b की वैल्यू कॉपी हो रही है, वो मॉडिफाई हो रहा है. ओके, नाउ अगेन a वैल्यू 11, 22, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरिएबल्स का नाम आप हर जगह सेम लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज इट इज लोकल टू दिस फंक्शन ओनली. ओके,
ओके सर। Now, just hold. हेलो, हाँ सर बताइए। वहीं उसी पे रख दीजिए। चलिए ठीक सर। ओके, नाउ अनदर जो हमें टेक्निक पढ़ना है दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, सो द नेक्स्ट टेक्निक जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। सो बिफोर गोइंग टू कॉल बाय रेफरेंस, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा पॉइंटर के बारे में। ओके, call by reference is implemented by using technique called pointer. Pointer होता क्या है? So a pointer is some variables, that is some special variables which holds the address of another variable, na? Which holds the address of another variable. Pointer is a special variable which holds the address of another variable. That is the main definition of your pointer, another variables. Okay, that is called pointer. So how to differentiate between pointer, or how to make it something from normal variable to special variable or pointer variable? So for that we need some symbol that is called asterisk. Okay, so एक नॉर्मल अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ या सम, इसी एग्जांपल को ही आप देख लीजिए, व्हेन यू आर राइटिंग दिस लाइन int a comma b and writing such types of, so एक्चुअल में प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि वी आर क्रिएटिंग सम वेरिएबल्स। ओके, ये मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ। सो दैट इज a एंड दिस इज योर b वेरिएबल्स। ये बेटा पेंट शो कर रहा है आपको? नहीं, नो सर। विजिबल नहीं है ना? हाँ जी रविशंकर बताओ। रविशंकर आपने सर कंफ्यूजन से सर हो गया कंफ्यूजन। ओके सर तभी उसने पूछ लिया था ना सर, वहां से हो गया। ओके ओके, सो रेज डाउन योर हैंड ना। सर वो कहाँ से होगा पता नहीं है। उसी पे जाके आप क्लिक कर दो, हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सो ओके, सो वी गो फॉर कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, सो कॉल बाय रेफरेंस में आप ये जानिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम, ओके लाइन यही दिखाते हैं डायरेक्ट। पॉइंटर का क्या मतलब है? सो पॉइंटर इज सम स्पेशल वेरिएबल विच इज होल्ड टू एड्रेस, विच इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो जस्ट टेक अ एग्जांपल, ऑनलाइन हम डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं उसको। ठीक है, ब्राउजर विजिबल होगा सभी को? ओके यस सर। सो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं बेटा, व्हेन यू राइट सम दिस वन, तो यहाँ पर इसी को समझते हैं। ठीक है,
कि क्या है पॉइंटर का इंपॉर्टेंस या क्या मतलब इसका। ठीक है, अभी हम फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, जनरली एक प्रोग्राम में लिख रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, समथिंग लाइक इंट a इज इक्वल टू 10। हमने ये लिखा, इसको ध्यान से देखिएगा। सो व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग इंट a इक्वल टू 10, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर 10 स्टोर है। और अगर मैं इसकी वैल्यूज को प्रिंट करूं, समथिंग कॉल्ड printf %d कॉमा a, तो इसका क्या मतलब हुआ, वी आर प्रिंटिंग द कंटेंट ऑफ ए के अंदर जो कंटेंट है वो आप प्रिंट कर दीजिए। बट ऐसा तो नहीं है कि आप केवल कंटेंट प्रिंट करें, आप ए कहाँ पर क्रिएट हुआ, बार बार हम लोग एड्रेस की बात करते हैं, ए कहाँ पर प्रिंट हुआ है, वी कैन ऑल्सो सी इट मेमोरी में किस लोकेशन पे। सो दिस एड्रेस इज नॉट अ फिजिकल एड्रेस, इट इज जस्ट अ लॉजिकल एड्रेस विच इज क्रिएटेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो मैंने लिखा %d एंड सम a। तो a का हमें कंटेंट तो नहीं चाहिए ना, हमें a का क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। और एड्रेस के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड एम्परसेंट। तो वो हमने कहाँ पर लगा दिया, वेरिएबल के नाम के आगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें a का क्या चाहिए बेटा, एड्रेस चाहिए। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराइए। सो यू गेट सम वैल्यूज दैट इज 10 एंड 21187, ये कुछ आपको वैल्यूज मिल गए। ठीक है, तो ये मेमोरी का आपका क्या है। अब अगर अब मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा लास्ट में 164 लिखा हुआ है। अब आप ये ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म जो मैं सेकेंड एड्रेस वाला लिख रहा हूँ, व्हेन आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम योर एड्रेस गेट चेंज। ठीक है, दिखा आपको, एड्रेस जो है वो प्लस माइनस में भी आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। दिखा सबको, दिखा, मैंने 3 से 4 बार रन कराया, तो जो एड्रेस की वैल्यूज थी वो प्लस और माइनस दोनों आ रहा था। ओके, यस सर। और आपने जब स्टोरेज क्लास पढ़ा है तो स्टोरेज क्लास में आपने पढ़ा था व्हेन वी आर यूजिंग अ कंट्रोल स्पेसिफायर दैट इज %d, तो वो इंटीजर का जो रेंज बताता है 2 बाइट में, वो क्या बताता है, माइनस का 327682 प्लस का 32767 तक। ठीक, समझ में आया। तो %d का मतलब है इट विल जनरेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्लस एंड माइनस। सो अगर आप चाहते हो केवल आपका क्या हो, पॉजिटिव वैल्यूज हो, सो यू कैन यूज %du और आप इसको रन कराइए एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मैं 2-3 बार रन करा के दिखा रहा हूँ आपको। इट विल जनरेट 2 वैल्यूज, दैट इज वन इज समथिंग योर a वैल्यूज एंड अनदर वन इज समथिंग कॉल्ड योर एड्रेस वैल्यू। इट विल ऑलवेज जनरेट अ पॉजिटिव वैल्यूज दैट इज 0 to जितने बाइट का यहाँ पर ये इंटीजर के लिए क्या कर रहा होगा, स्टोरेज दे रहा होगा। सो दिस इज योर जीसीसी कंपाइलर। सो यहाँ पर 4 बाइट का स्टोरेज है। ठीक है, तो जब 4 बाइट का स्टोरेज है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर आप, ठीक है, सो दिस विल, ये देखो ये वैल्यू जो है वो हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, यू डोंट गेट एनी निगेटिव वैल्यूज, चाहे आप कितनी बार भी रन करा लीजिए, बट द एड्रेस इज गेट चेंज। ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है। इतना समझ में आया सबको। सो %du का क्या मतलब है, %du प्रिंट द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ओनली द एड्रेस विल बी प्रिंटेड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज दैट इज 0 से लेके मतलब क्या है कि अगर दो बाइट का है तो 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 का मतलब होता है 65,536। 0 से जब आप स्टार्ट करोगे तो वो 65,535 तक चलेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यूज आपको जनरेटेड मिलेगा। और अगर आपने %d लगाया है तो ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यू जनरेट करेगा सिस्टम के एड्रेस का। ओके, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। सो मैंने लिखा printf %d और मैं a की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, बट इस बार मैं a की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट ना लिख के मैंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया है। और मॉडिफिकेशन क्या है वो आप देखिए, मैंने लिखा मैंने 3 प्रिंटफ लाइन लिखी है बेटा, और 3 प्रिंटफ लाइन का आउटपुट आप देखिए। तो अभी तक तो ये आप जानते आए हैं कि अगर ए के अंदर क्या कंटेंट है उसको प्रिंट करना है तो हम डायरेक्ट ए लिख देते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो वैल्यूज को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ से 10 आ गया।
अब मैंने सेकंड printf जो प्रिंट लाइन नंबर 6 है, यहाँ पर मैंने m% यूज किया है। सो m% प्रिंट द एड्रेस ऑफ a, मेमोरी में a कहाँ क्रिएट हुआ है वो लिख दिया इसने। और तीसरी लाइन जो मैंने एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पर सम, ये दो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं, स्टार और m%, आप क्या बताएंगे ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? विच टाइप ऑफ ऑपरेटर्स? यूनिट 2 के अंदर आपने पढ़ा है। हाँ, सो ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, और जब हम यूनरी ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं तो यूनरी ऑपरेटर काम करता है राइट टू लेफ्ट। ओके, यूनरी ऑपरेटर वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहले राइट में क्या आएगा बेटा? दैट इज एड्रेस ऑफ। हाँ, तो जब एड्रेस आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के एड्रेस पे जाइए, ठीक, और उस एड्रेस पे क्या कंटेंट है अगर आपको उसको प्रिंट करना है, सो यू यूज दिस एस्ट्रिक सिंबल। तो जो लाइन नंबर 5 लिखा हुआ है और जो लाइन नंबर 7 लिखा हुआ, दोनों का एक ही मतलब है कि ए के अंदर जो कंटेंट है वो प्रिंट कीजिए। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी एड्रेस पे जाके वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं कि उस एड्रेस के अंदर या उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो आपको ये 7 वाला जो कोड लिखा गया है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज स्टार और m%। और एक इसी का सिंपल वर्जन जो होता है वो लाइन नंबर 5 है। हमें पता है, हमें इससे क्या मतलब है कि ए कहाँ क्रिएट हो रहा है, मुझे ए के अंदर जो कंटेंट है वो आप मुझे दे दीजिए, तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग लाइन नंबर 5। इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ओके ना, अब मैं आपको पूरा पॉइंटर, मैं करीब करीब अभी 15 मिनट और लेक्चर एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो 15 मिनट आप और ध्यान दीजिए इसी टॉपिक पे, और ये आपका कॉल बाय रेफरेंस भी कंप्लीट हो जाएगा आज। ओके सर। प्रिंट दिख रहा सभी को? यस सर। यस सर। ना, अब मैं पॉइंटर को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको समझिएगा, ठीक है। सो पॉइंटर वो वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरे के एड्रेस को होल्ड करते हैं। तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक ए नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हमने यहाँ पर 10 रखा है, और अपने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिख दिया है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एड्रेस। ए का ये एड्रेस है। तो जब आप अगर इसको लिखना होगा तो आप प्रोग्रामिंग में क्या लिखते हैं? प्रोग्रामिंग में आप लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 10, यही तो लिखेंगे, ठीक। तो हमारा ये मतलब है कि ए के अंदर आप जाके 10 स्टोर कर दीजिए, और मेमोरी लोकेशन कहाँ पर हो रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि एक वो वेरिएबल क्रिएट किया जाए जिसमें मैं ये ना स्टोर करके ये वाली वैल्यूज स्टोर करूँ। और जब आप किसी वेरिएबल का एड्रेस दे देंगे किसी दूसरे वेरिएबल में, तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी में जो भी ब्लॉक है उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उनका एड्रेस चाहिए। तो एक हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम ptr है। ptr का मतलब होता है पॉइंटर, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम ptr है, और मैं इस ptr में क्या रखना चाहता हूँ? ये 1000, और आपको बता दिया गया कि 1000 क्या है? एड्रेस है। तो बेटा ये बताओ, इस ptr के अंदर जो आपने ये 1000 लिखा है, ये तो एड्रेस है, और ये एड्रेस जरूर है किसी दूसरे वेरिएबल का, बट ये एज अ वैल्यू तो है इसके लिए तो ये वैल्यू ही काम करेगा। और ये भी क्या है? एक वेरिएबल है, तो मेमोरी में कहीं ना ही किसी मेमोरी लोकेशंस पे क्रिएट हुआ होगा। तो मैंने मान लिया कि इसका एड्रेस जो है वो मेमोरी के 2000 पे क्रिएट हुआ है। तो देखो दोनों में आपको समझ में आया कि एक वेरिएबल है जिसका नाम यहाँ पर a है, एक वेरिएबल है जिसका नाम यहाँ पर पॉइंटर है। इसके अंदर कंटेंट 10 लिखा हुआ है, इसके अंदर 1000 लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस लिखा हुआ है। तो हमें कंपाइलर को, आपको पता है कि अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल आप बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो चीज़ रखते हैं
वो एज अ वैल्यू ही होगा, बट वो नॉर्मल वैल्यू ना होके किसी दूसरे वेरिएबल का क्या होता है, एड्रेस होता है। तो ये कंपाइलर कैसे समझेगा कि आपने जो लिखा है या किसी की वैल्यू को आपने असाइन किया है तो उसके अंदर वो वैल्यू है या किसी का एड्रेस है। तो इसको करने के लिए आपको सी लैंग्वेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है, क्योंकि डिफिनीशन भी वही है कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया, ptr नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। बट ये डिस्टिंग्विश हो सके कि ये पॉइंटर जो है वो एक अलग वेरिएबल है, तो इसके लिए सी में एक ऑपरेटर यूज होता है पॉइंटर वेरिएबल के नाम के आगे, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिक। तो यहां से कंपाइलर ये जानता है कि एक पॉइंटर वेरिएबल और इसके अंदर जो भी आप स्टोर करेंगे वो किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा, और ये एक नॉर्मल वेरिएबल है और इसके अंदर जो भी आप स्टोर करेंगे वो एक कांस्टेंट वैल्यूज होंगी या किसी वेरिएबल की वैल्यूज आप कॉपी कर रहे होंगे। सो सिंपली मींस सम वैल्यूज। ओके ना, तो ये जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा बेटा, इस वेरिएबल को। इतना समझ में आया सभी को? यस सर। अब देखो, अगर मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा तो मैं डायरेक्ट जाके क्या कर दूंगा, जैसे आपने लिखा ना int a इक्वल टू 10, और मैं नेक्स्ट लाइन में ये लिख दूंगा int a इक्वल टू 15। ये एक तरीका है। पहले आपने a की वैल्यू 10 असाइन किया था और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, a की वैल्यू को 15 कर दिया, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन, बिल्कुल होगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आपने 15 वैल्यू जो है वो a में असाइन कर दिया। सो दिस गेट मॉडिफाइड, सो a वैल्यू विल बिकम 15। एक तरीका ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे वेरिएबल के मदद से भी हम ए के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन डायरेक्ट वे इट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल वैल्यू with the help of some other variable, it is called indirect modification and it is called call by reference। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हमें इसके कंटेंट को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा वैल्यू लिखा हुआ है 1000, और 1000 जो है वो किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस है, बिकॉज इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। तो अभी जब हम यूनिट 5 पढ़ेंगे तो आपको मैं वहां पर पॉइंटर बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बट अभी आप बेसिक जान लो कि कॉल बाय रेफरेंस में आपको क्या जानना है। तो जब आपने पॉइंटर क्रिएट कर लिया और अब हमें ए का एड्रेस स्टोर करना है पॉइंटर के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। सो पॉइंटर इक्वल टू किसका एड्रेस असाइन करना है, समथिंग वेरिएबल कॉल्ड ए। तो ए हमने लिख दिया, नॉर्मली वैल्यू आप ऐसे ही असाइन करते हो ना, ए की वैल्यू बी में असाइन हो जाए, बट हियर वी आर ट्राइंग टू असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए इनसाइड द पॉइंटर वेरिएबल। तो ये ऑपरेशन आपका बताता है वैल्यू का असाइनमेंट, बट हमें एड्रेस चाहिए, तो बेटा हमें इस वेरिएबल के आगे क्या लगाना पड़ेगा, %। तो यहां से कंपाइलर क्या करेगा, ए जहां पर भी क्रिएट हुआ होगा उसका एड्रेस जाके इस ptr नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये समझ में आया सबको, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब तो हम देखो लोग इतना पॉइंटर ए इक्वल्स टू 1000 नहीं लिख सकते थे? बेटा पॉइंटर इक्वल टू 1000 लिखे तो कंपाइलर कैसे जानेगा कि ये 1000 कोई इंटीजर वैल्यू है या एड्रेस है। और ये आप बताओ, ये 1000 आप कैसे बता सकते हो कि जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो 1000 पे ही क्रिएट हुआ है। अभी मैंने कंपाइल करके दिखाया ना आपको, ये एड्रेस चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बात समझ में आया? मेमोरी के किस लोकेशन पे जाके वेरिएबल क्रिएट हो रहा है बेटा, ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि उस रैम पे बहुत से एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और मेमोरी जहां पर भी खाली होगा ना वहां पर जाके मिल जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1000 कोई एक एड्रेस है, एक जस्ट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एड्रेस नहीं पास कर सकते और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि मेमोरी पे वो वेरिएबल कहाँ क्रिएट हुआ है, बट कंपाइलर को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पता है। तो वो पता कैसे हम लिखते हैं, बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यहां तक का ये काम हो गया कि हमने ये जान लिया कि पॉइंटर क्या होता है, एक नॉर्मल वेरिएबल की।
पॉइंटर में हम वैल्यूज को कैसे असाइन करते हैं इतना जान गए, ठीक है। अब मैं इसी प्रोग्राम को सिंपली रन करा के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, एक पॉइंटर वेरिएबल भी चाहिए। तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप क्या स्टोर करेंगे, अभी हम इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो अभी मैं आपसे एक स्टेटमेंट ये कहूँगा कि जैसा वेरिएबल होगा, मतलब अगर ए वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा, अगर वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, तो जिस वेरिएबल का आप एड्रेस स्टोर करेंगे पॉइंटर वेरिएबल भी उसी तरह का बनेगा। ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने वेरिएबल बनाया है इंटीजर, तो जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो भी इंटीजर ही करेंगे। और अगर आपने फ्लोट टाइप का डेटा टाइप वेरिएबल बनाया है, तो जो पॉइंटर वेरिएबल बनेगा वो भी फ्लोट टाइप का ही बनेगा। ये समझ में आया सबको? हमें सर यहाँ एक बार और बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तो यहाँ पर देखो लाइन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, वेरिएबल किस नेचर का है, इंटीजर, ठीक। यस तो सर। जो पॉइंटर बनेगा, हमें ए का ही तो एड्रेस स्टोर करना है ना पॉइंटर में। तो जो पॉइंटर आप बनाओगे उस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा, वो भी आपके जिस प्रीवियस डेटा टाइप, मतलब अगर आप ए का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो जो पॉइंटर बनेगा वो भी इंटीजर टाइप का ही बनेगा। ये समझ में आया? लाइन नंबर, यस सर। ये देखिए 5, तो लाइन नंबर 5 में मैंने इंट स्टार पीटीआर लिखा ना, तो जो ये पॉइंटर है वो भी उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर ही तो है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंटीजर बनाया है डेटा टाइप और आप अगर फ्लोट पॉइंटर बनाएंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, और वो क्या एरर आएगा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। तो व्हेन यू आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, तो उसके लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। तो पॉइंटर वेरिएबल का क्या नेचर होगा, ये आप देख लो कि किस टाइप का एड्रेस, मतलब आप किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हो, तो उसका आप डेटा टाइप देख लो। तो डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो पॉइंटर भी इंटीजर ही बनेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि हमें ए का एड्रेस स्टोर करना है इस पॉइंटर में, अपने से नहीं होगा, ये आपको खुद करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एम्परसेंट ए। तो अब लाइन नंबर 5 से ये हो गया कि ए जहां पर भी क्रिएटेड हुआ हो उसका एड्रेस जाके कहाँ स्टोर हो जाए, पीटीआर में। इतना समझ में आया सबको? अब मैं 3 प्रिंटफ और लिख रहा हूं, इसका देखिए क्या मतलब है। सो मैंने लिखा %d, ठीक है, कॉमा, दैट इज /n, लाइन चेंज कर दिया, कॉमा, अगर मैं बेटा ptr लिख दूं तो ptr क्या है, ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है। चाहे कोई भी वेरिएबल हो, आप अगर %d लगा के डायरेक्ट ptr लिखते हैं या उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस वेरिएबल के अंदर ये जो इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। इस ptr के अंदर जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाए आपका। तो हमने उस वैल्यू को प्रिंट कर लिया, ptr के अंदर क्या है हमने प्रिंट कर लिया, ठीक। अब मैं लिख रहा हूं printf %d, समथिंग कॉल्ड एड्रेस के लिए हमने %u लगा लिया, /n, कॉमा। अब मुझे ptr जहां क्रिएट हुआ है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, तो हमें क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, कि हम ये देख तो लें कि ptr भी वेरिएबल है तो वो भी कहीं मेमोरी लोकेशंस पे क्रिएट हुआ हो। तो यहाँ पर हम उसको समझने के लिए एड्रेस लिख लेते हैं, एड्रेस ऑफ ptr, ठीक, एड्रेस ऑफ ptr। और यहाँ पर भी लिख लेते हैं u वाले में, एड्रेस ऑफ a, क्लियर। अब क्या करना है मुझे बेटा, कि मैंने तो ptr के अंदर जो था वो प्रिंट कर लिया हमने, ptr कहाँ क्रिएट हुआ है वो प्रिंट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि ptr की मदद से, ठीक है, उस कंटेंट तक पहुंचना है कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है। तो ptr के अंदर क्या है, ptr के अंदर एक एड्रेस है, तो हमने लिख दिया $ptr। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है, ठीक, /n,
और एक लाइन हम ये लिखते हैं, चल अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नाउ एग्जीक्यूट इट। सो जब मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ओके, सो यू गेट सम वैल्यूज। क्या एरर आ रहा? सो दिस इज समथिंग हियर। सो वी गेट सम वैल्यूज, हमें कोई वैल्यूज मिल रही है, देखिए 10। सो वी गेट 10 वैल्यूज। कहाँ पर बोल रहा है? printf %d, we get the value 10, लाइन चेंज नहीं हो रहा है, /n। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा वार्निंग, कोई दिक्कत ना, दिस वन, ये आप आउटपुट देखिए। सो फर्स्ट आउटपुट वी गेट 10, ये 10 आउटपुट कहाँ से आ रहा है? लाइन नंबर 6 से। दूसरा 10 आउटपुट कहाँ से आ रहा है? लाइन नंबर 8 से। सो लाइन नंबर 8 से क्यों आ रहा है ये आपको बता दिया गया। कह रहा है कि ए के एड्रेस पे जो कंटेंट है, तो सो दिस स्टार इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू एट दैट एड्रेस। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने m% लिखा है तो इसका मतलब हो गया एड्रेस, और अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टार के साथ लिखा है, ठीक है, इफ यू आर प्रिंटिंग और यू आर यूजिंग स्टार इन printf with some variable, so means इसका मतलब ये होता है कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट कीजिए। ठीक, तो यहाँ से जो 10 आ रहा है वो लाइन नंबर 8 से आ रहा है। नाउ लाइन नंबर जो आपका ये 9 है, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ptr। तो ptr का मतलब क्या है? इट विल प्रिंटिंग द एड्रेस, ओके, जो आपका पॉइंटर का एड्रेस है उसको प्रिंट कर रहा है। सो इट विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, no, something, it will printing the address of your a जहां क्रिएट हो रहा है, बिकॉज इन दिस वी आर स्टोरिंग द एड्रेस। तो इस टाइम पे जो आपका वेरिएबल a है वो इस मेमोरी लोकेशंस पे क्रिएट हुआ है, तो इसके अंदर ये है। और जो लास्ट ये 10 दिख रहा है वो क्या कह रहा है? वी आर राइटिंग printf ptr दैट इज एस्ट्रिक ptr। तो एस्ट्रिक ptr का मतलब क्या है कि इसके अंदर एड्रेस है और उस एड्रेस पे क्या वैल्यूज है वो आप प्रिंट कर दीजिए। सो वी आर प्रिंटिंग द वैल्यूज 10। ठीक है, सो जब अगर आप ये ऑपरेशन देख रहे हैं दैट इज स्टार ptr, दैट इज स्टार ptr का मतलब क्या हो गया? सो इट विल बी सॉल्व समथिंग। ptr के अंदर क्या है? 1000। अब ये जो सिंबल बताता है, ये सिंबल ये कहता है कि ये जो 1000 है ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है बेटा? इस वेरिएबल a का। तो इस वेरिएबल a के इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है? सो वैल्यू इज 10, सो दिस विल कंप्लीट प्रिंट वैल्यू 10। ये समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर। ओके, तो Yes, sir. यहाँ पर मैंने ये कहा कि पॉइंटर जो है कैसे दूसरे मतलब बाय द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट ऑपरेशंस वी कैन चेंज द वैल्यू और वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर के अंदर ये क्या है? 1000 एक एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको अगर वैल्यू चाहिए तो आप क्या लगा दो? स्टार लगा दो। ए क्या है?
ये हमने कहा m%a, तो m%a का मतलब क्या हो गया बेटा, m%a आपको क्या देगा, 1000। अब ये कह रहा है कि इस 1000 पे क्या है, इस 1000 मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर है, तो उसके लिए हमें कौन सा ऑपरेटर चाहिए, दिस इज एस्ट्रिक। तो ये 1000 पे क्या है, 10 है, सो दिस ऑपरेशन जनरेट आउटपुट 10। ये समझ में आया सभी को? जस्ट गिव मी 10 मिनट्स मोर, तो मैं कॉल बाय रेफरेंस आपको बता दूं क्या है, ठीक। तो अब ये समझ में आ गया ना कि हमें क्या करना है, कॉल बाय रेफरेंस में ये एड्रेस अब पास करना है। किसका एड्रेस पास करना है, उन वेरिएबल्स का जो आप कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन में पास करेंगे। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अब मैं इसी प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस से इंप्लीमेंट कर रहा हूं, बस थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन करना है और ये प्रोग्राम आपका बन जाएगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में आपको क्या पास करना है बेटा, सबसे पहले ए और बी जहां क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस पास करना है। तो हम यहाँ से लाइन नंबर 10 देखिए, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ तक अभी आप क्या कर रहे थे, ए और बी के अंदर जो वैल्यूज थी वो पास कर रहे हो। अब हमें ए और बी का ना वैल्यू नहीं पास करना है। ए और बी मेमोरी में कहाँ क्रिएट हुआ है ये मुझे नहीं पता, बट हम ये ऑपरेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ m%। तो क्या हम यहाँ पर m% लगा सकते हैं, वेरिएबल ए के आगे m% और वेरिएबल बी के आगे m% लगा सकते हैं, यस और नो, जल्दी बताइए, 10 मिनट में मैं ये प्रोग्राम करा रहा हूँ आपको। यस और नो, कैन वी राइट दिस इनसाइड दिस स्वेप फंक्शन m%a, m%b? ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब हम ए और बी के अंदर जो वैल्यू है वो नहीं पास कर रहे हैं, ए और बी कहाँ क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। तो वेरिएबल का एड्रेस पास करने का तरीका ये होता है। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ, Yes, sir. अब आपको मैंने ये बता दिया कि जब आप किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में असाइन करेंगे या किसी वैल्यू में असाइन करेंगे, तो यहाँ वाली जो वैल्यू है बेटा वो किस में कॉपी होगा, जो ए का वैल्यू है वो किस में कॉपी होगा, इस ए में। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए x लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, और इसी को समझाने के लिए मैंने y लिख दिया। तो जो अभी तक आप कर रहे थे कि a की वैल्यू x में असाइन हो रहा था और b की वैल्यू y में असाइन हो रही थी हमारी, तो वो तो नॉर्मल के केस में था ना, कि जब हम डायरेक्ट a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 कॉपी कर रहे थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो एड्रेस पास कर रहे हैं। और अगर आप ये ब्लॉक डायग्राम देखिए तो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आप किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, अगर ए वेरिएबल का आप एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो वेरिएबल बेटा किस नेचर का होना चाहिए, जल्दी बताइए, वो वेरिएबल किस नेचर का होना चाहिए? पॉइंटर। सर जो वैल्यू हम पहले ले चुके हैं उस वैल्यू के नेचर का होना चाहिए, जैसे इंटीजर मैंने लिया तो कहा इंटीजर। कि ए का एड्रेस स्टोर करना है। अगर आप ए की वैल्यू ही किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये लिखोगे ना इंट बी, और उसके बाद आप ये लिख दोगे b इक्वल टू ए, यही तो लिखोगे। Yes, sir. यस सर। ए की वैल्यू बी में कॉपी कर दो, तो बी भी किस नेचर का होना चाहिए, या तो इंटीजर या फ्लोट, कैरेक्टर तो नहीं होगा ना। नो सर। No, sir. हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अब मुझे ए का एड्रेस जो है वो असाइन करना है किसी दूसरे वेरिएबल में, तो वो जो दूसरा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा ना, Yes. उसका नेचर पॉइंटर होगा। तो यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यू है वो कौन रिसीव कर रहा है बेटा, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो है, आप अगर इसको देखो तो ये किस नेचर का लग रहा है, ये नॉर्मल वेरिएबल है या पॉइंटर वेरिएबल है? इंट एक्स और वाई जो आपका है अभी यहाँ पर, वो नॉर्मल वेरिएबल है या पॉइंटर वेरिएबल है, क्या है? Normal variable. नॉर्मल। Pointer हमें इसको variable. पॉइंटर बनाना पड़ेगा ना।
यस सर। तो इसको पॉइंटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, x के आगे स्टार लगा दो और y के आगे क्या लगा दो, स्टार लगा दो। तो ये काम हमने कंपाइलर को बता दिया कि x और y जो है अब नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। नॉर्मल वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप एड्रेस पास कर रहे हो, और जब आप एड्रेस पास करते हो तो ये किस नेचर का होगा, ये भी पॉइंटर नेचर का होगा। और आपको ये पता है कि जो फंक्शन डिफिनीशन होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन के बराबर होता है, उसके सेम कॉपी होती है। तो यहां पर जो आप लिखोगे वो भी क्या लिखोगे, पॉइंटर वेरिएबल। जो आगे हमारा नेचर होगा वैल्यूज को रिसीव करने वाला, वो क्या होगा बेटा, पॉइंटर। वो भी पॉइंटर वेरिएबल होगा। इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए इसे। यार मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक नॉर्मल वैल्यूज पास करते हो तो क्या लिखते हो, यही लिखते हो ना, स्वैप ए कॉमा बी। तो जब आपने ये लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के अंदर जो वैल्यूज हैं वो पास कर दो। बट हम लोग ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो रेफरेंस मेथड से लिख रहे हैं, और रेफरेंस का मतलब होता है कि जब आप स्वैपिंग करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यूज ना पास करके वेरिएबल कहाँ क्रिएट हो रहा है उसका एड्रेस भेज दो। तो एड्रेस भेजने के लिए ए कहाँ क्रिएट हुआ है ये तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बट हम इनडायरेक्ट वे में लिख सकते हैं कि m%a जहां पर भी क्रिएट हुआ हो उसका एड्रेस उठाओ, m%b उसका एड्रेस उठाओ और किस में भेज दो, x और y में। तो मैंने कहा ना कि जब आप दो भेज रहे हो तो उसको रिसीव करने वाला भी दो पैरामीटर्स होने चाहिए। तो ये दो रिसीव करने के लिए खड़े हैं x एंड y। बट ये अगर आप डिक्लेरेशन देखेंगे तो अभी तक इस टाइप के डिक्लेरेशन को हम लोग नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। इसके अंदर केवल और केवल क्या स्टोर हो सकता है, वैल्यू, किसी का एड्रेस नहीं स्टोर हो सकता है। नॉर्मल वेरिएबल में हम वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमें इसका जो नेचर है वो चेंज करना होगा कि x और y का जो नेचर है वो चेंज हो जाए, तो ये नॉर्मल वेरिएबल से पॉइंटर वेरिएबल बन जाए। तो इस वेरिएबल के नाम के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक सिंबल। तो जैसे ही हमने एस्ट्रिक सिंबल लगाया तो ये x और y जो है एक नॉर्मल वेरिएबल से पॉइंटर वेरिएबल कन्वर्ट हो गया। तो अब एड्रेस स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल होंगे वो पॉइंटर होने चाहिए, वो हमने काम कर लिया। फंक्शन डिफिनीशन फंक्शन डिक्लेरेशन के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो प्रोटोटाइप होगा उसको भी हम क्या बना देंगे, उसको भी हम पॉइंटर टाइप का बना देंगे कि जो a और b होगा या x एंड y जो होगा, c और d जो होगा वो पॉइंटर का होगा। ये समझ में आया, अब समझ में आया? यस सर। तो इतना काम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने देखा इसका एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह से बनेगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर। कि एक a नाम का एक b नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें आपने लिखा है 11, 22। स्क्रीन दिख रहा सभी को? यस सर। यस सर। और यहाँ पर मेमोरी लोकेशन इसका 2000। तो ये तो हो गया जो आपने फंक्शन कॉलिंग से लिखा है, ठीक है। अब फंक्शन डिफिनीशन में आपने क्या लिखा है, x एंड y। तो x एंड y नाम का क्या होगा, वेरिएबल क्रिएट हुआ है विच इज पॉइंटर वेरिएबल, विच इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, एंड दिस इज सम y वेरिएबल। तो अब पॉइंटर वेरिएबल है ना बेटा, तो यहां से आप क्या पास करोगे, 1000। तो ये 1000 आके इस ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। ये 2000 कहाँ जाके स्टोर होगा, दैट इज 1 to 1 मैपिंग होती है, जिस ऑर्डर में आप लिखेंगे उस ऑर्डर में आके वैल्यू क्रिएट होगा ना। मैंने माना कि ये भी पॉइंटर वेरिएबल है तो इनके भी कुछ एड्रेस होंगे, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इतना काम हमारा हो गया, मतलब x जो है वो a को पॉइंट कर रहा है और जो y है वो किसको पॉइंट कर रहा है, b को, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इनके में ऑपरेशन करना। अब देखो मुझे इस 10 और 11 और 22 को बेटा स्वैप करना है ना, समझिएगा। मुझे 11
और 22 को स्वैप करना है। ओके, कि ये 22 और 11 हो जाए। बट इसके अंदर देखो कंटेंट क्या है, इसके अंदर 1000 लिखा हुआ है, इसके अंदर 2000 लिखा हुआ है। और अगर आप यही कॉल बाय वैल्यू से करते तो यहाँ पर 11 लिखा होता है, यहाँ पर 22 लिखा होता है, तो इंटरचेंज हम कर लेते ना। तो हमने एक टेम्प नाम का और वेरिएबल बना लिया। ओके, क्या हम 1000 यहाँ रख दें और उसके बाद जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो करेंगे तो क्या हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी? यस और नो? तो मान लो कि इन दोनों में से हमें एक यहाँ पर, ये बताओ बेटा टेम्प्ट में हम रखेंगे क्या, ये 1000 रखेंगे या 2000 रखेंगे? बताओ, आप ये प्रोग्राम देखो। जब नॉर्मली जब आप ये वाला कोड देख रहे हो तो ये वाले कोड में आपने क्या किया, जो ए के अंदर कंटेंट था उसको आपने टेम्प्ट में रखा। तो यहाँ पर हमारा जो ए के अंदर मतलब समथिंग यहाँ पर ए और एक्स जो था उसकी वैल्यू आप रख रहे हो ना। यहाँ पर अगर हम 1000 रख देंगे तो क्या हम इस 11 और 22 को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताइए जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ कि जो x एंड y हैं आप उनको उसी फॉर्मेट में लिख दीजिए, दैट इज दिस इज x, ठीक है। सो स्टार x इज इक्वल टू स्टार y एंड हियर इट इज स्टार। अब इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक। अब आप थोड़ा इसको रन करने के बाद देखिए क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास। तो ये आपसे क्या कह रहा है, राइट द वैल्यूज। सो आई हैव जस्ट एंटर 11, 22। अब देखो बेटा यहाँ पर इस प्रोग्राम का आउटपुट देखिए। सो व्हेन यू एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज 11, 22। सो बिफोर स्वैपिंग ए वैल्यू इज 11, बी वैल्यू इज 22। नाउ आफ्टर स्वैपिंग ए वैल्यू इज 22 एंड बी वैल्यू इज 11। स्वैप हुआ और इस फंक्शन के अंदर जो प्रिंटफ वाला कोड था वो मैंने हटा दिया। इस फंक्शन के अंदर जो प्रिंटफ का कोड था वो मैंने हटा दिया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। नाउ 11:55। तो आप पूरे प्रोग्राम में देख लो, दो जगह प्रिंटफ लिखा हुआ है जहां पर वैल्यूज प्रिंट हो रही है, बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग, ठीक। सो यहां से जब आप इसको रन कराओगे यू गेट कि बिफोर स्वैपिंग ए इज 11, बी इज 55। स्वैप करने के बाद ए की वैल्यू 55 हो गया और बी की वैल्यू 11 हो गया। सो वी गेट सम मॉडिफिकेशन हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो स्टार एक्स लिखा है इसका मतलब हुआ कि स्टार एक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, इसके एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब हो गया 1000, ठीक है। एक्स का मतलब हुआ 1000। सो एक्स का मतलब हो गया 1000। अब 1000 पे अगर आपने स्टार लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 पे जो वैल्यूज है, 1000 पे जो वैल्यूज है वो आप कहां पर रख दो, वो आप टेम्प्ट में रख दो, ठीक है। तो टेम्प्ट में हमारा 1000 ना रख के क्या रखा जाएगा, 11। ये समझ में आया? इस लाइन का मतलब क्या है, स्टार एक्स इज इक्वल टू टेम्प्ट। समझ में आया? यस सर। सो अगर नॉर्मली आप x लिखते x इक्वल टू टेम्प्ट, तो इसका मतलब ये था कि x के अंदर जो है वो टेम्प्ट में डाल दीजिए। तो x के अंदर क्या था 1000, तो 1000। हमें एड्रेस से नहीं, हमें एड्रेस को नहीं इंटरचेंज करना है, उस एड्रेस पे क्या वैल्यूज है उसको इंटरचेंज करना है। तो एड्रेस पे वैल्यू चाहने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, दिस एस्ट्रिक सिंबल। तो इसीलिए इस कोड में यहाँ पर हमने क्या लगाया है, दैट इज एस्ट्रिक। तो इस एस्ट्रिक से क्या होगा,
कि उस एड्रेस पे वैल्यू जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होंगी, तो ये एक्चुअल में जो मॉडिफिकेशन हो रहा होगा वो यहाँ नहीं हो रहा होगा, वो कहाँ हो रहा होगा, यहाँ पर ए और बी में। दैट्स वाई वी आर गेटिंग द दिस अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम हियर, कि जो ए और बी की वैल्यू जो पहले 11 और 55 था वो 55 और 11 हो गया है। समझ में आया सभी को? एक बार आप ट्राई करना, ठीक है, और नहीं तो मैं कॉल बाय रेफरेंस दोबारा एक बार बता दूंगा आपको। ओके लेट्स, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सो जस्ट वेट फॉर अटेंडेंस, अटेंडेंस के लिए वेट कीजिए। डोंट पुट अटेंडेंस, ओके। सो 45 स्टूडेंट ना, सो जस्ट वेट, सभी वेट कीजिए, अभी कोई छोड़ेगा नहीं क्लास। किसी को कुछ पूछना बेटा, किसी को डाउट, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस ना समझ में आया हो? एनीवन? कॉल बाय रेफरेंस, कौन सा? कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस नहीं समझ में आया? ओके, जिसको समझ में आ गया वो छोड़ सकता है क्लास, मैं 10-5 मिनट और बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। सो कॉल बाय रेफरेंस के लिए पहले आपको पॉइंटर आना चाहिए बेटा। पॉइंटर समझ में आया था? यस सर। ओके, तो अगर आपको पॉइंटर समझ में आ गया था तो कॉल बाय रेफरेंस भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। एक बार मैं इसी प्रोग्राम के माध्यम से आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग कॉल बाय रेफरेंस, तो मतलब क्या हुआ कि वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल जहां क्रिएट हुए उनके एड्रेस को हमें पास करना है, ठीक है। तो जब आप नॉर्मली स्वैप लिखते हो, स्वैप ए कॉमा बी, तो इसका मतलब होता है कंपाइलर का कि ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो हम पास कर रहे हैं, कहाँ पर, एक्स और वाई में। बट हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि अब ए और बी की वैल्यू मत पास कीजिए, ए और बी कहाँ क्रिएट हुआ है मेमोरी में वो पास कर दीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो यहाँ पर फंक्शन डिफिनीशन में जो वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं वो अब इनडायरेक्ट वे में आपके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल का एड्रेस पास करना होता है। तो वेरिएबल का एड्रेस हम इस तरह से पास करते हैं। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर किसी वेरिएबल में आप दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेंगे तो वो वेरिएबल जो होगा वो नॉर्मल वेरिएबल ना होके पॉइंटर वेरिएबल होगा। यस सर। सो इट बी अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक। अब पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, बिफोर द वेरिएबल नेम वी गो फॉर एस्ट्रिक सिंबल। तो यहाँ ये किसके लिए, ये कंपाइलर के लिए, कि जब आप कंपाइलर को ये लिखते हो ना इंट स्टार एक्स, तो इसका मतलब वो जान रहा है कि एक्स जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। आपने एक्स हटा दिया, एस्ट्रिक सिंबल हटा दिया, पॉइंटर इसको जान जाएगा कि एक नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, सो टू मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नॉर्मल वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल by their working, by their nature, we have to use this asterisk symbol. तो अब जब आप यहाँ से एड्रेस पास करोगे बेटा, तो इसको होल्ड करने के लिए भी उसी टाइप का वेरिएबल होना चाहिए ना। तो हमने इस वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। अब पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए हमें एक्स के आगे क्या लगाना पड़ता है, एस्ट्रिक। तो हमने वेरिएबल का नाम के आगे एस्ट्रिक लगा दिया। अब आपको ये भी पता है कि जो फंक्शन डिफिनीशन होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन के बराबर होता है उसके प्रोटोटाइप के। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या लिखते थे, हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे थे इंट ए कॉमा इंट बी, या नॉर्मली इंट कॉमा इंट लिख दे रहे थे। तो अब हम प्रोटोटाइप में ये बता देंगे कि आगे चल के जो हम वैल्यूज रिसीव करेंगे या जो डिक्लेयर करेंगे वो पॉइंटर वेरिएबल हो, और पॉइंटर वेरिएबल का मतलब वो एड्रेस को होल्ड करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। ये समझ में आया? यस सर।
यस तो सर। इतना हमारा काम हो गया कि ए और बी का जो एड्रेस था, ए और बी इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से, कि ए और बी जो 1000 2000 पर क्रिएट था, वो अब हमने पास कर दिया एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में 1000 2000 जो स्टोर हुआ है एज अ वैल्यू ही स्टोर हुआ है, बट it is a address of some other variable which is called a and b। तो x जो है वो इनडायरेक्ट वे में किसको पॉइंट कर रहा होगा, a को, और जो y है वो इनडायरेक्ट वे में किसको पॉइंट कर रहा होगा, b को। ठीक, इतना हमने काम कर लिया। अब देखो बेटा, स्वैपिंग करना है तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, चाहे आप 2 वेरिएबल का यूज कीजिए या 3rd वेरिएबल का। एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना होगा, इन दोनों में से किसी एक के कंटेंट को आपको टेम्परेरी में रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम स्वैपिंग करेंगे। तो आपको थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ। तो मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब वो वेरिएबल जो है ना बेटा, वो पॉइंटर नहीं बनेगा, वो नॉर्मल वेरिएबल बनेगा, और इस वेरिएबल में हम क्या रखेंगे, वैल्यूज को रखेंगे। तो ये एक टेम्प नाम का वेरिएबल बन गया, और इस x और y में आप फ्री हैं किसी भी इस पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को रखने के लिए। तो अगर आप अभी ये ऑपरेशन लिख दें, टेम्प इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप, कि x के अंदर जो वैल्यूज हैं वो स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर टेम्प में क्या स्टोर हो जाएगा, 1000। अब आप ये बताओ मुझे, हमें 1000 को इंटरचेंज करना है, क्या इस 1000 के मेमोरी लोकेशंस पे जो वैल्यूज हैं उनको इंटरचेंज करना है, आप बताओ, यस और नो। वी आर ट्राइंग टू इंटरचेंज द वैल्यू एट दैट लोकेशन। तो हम टेम्प में 1000 तो नहीं स्टोर करेंगे ना बेटा, इस 1000 पे क्या एड्रेस, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, उसको मुझे टेम्प में असाइन करना होगा, तभी जाके हम y में उसको असाइन करेंगे। या आप इसको ये लिख सकते हो, टेम्प इज इक्वल टू y। तो y का मतलब क्या हो गया, 2000। हमें यहाँ पर 2000 नहीं स्टोर करना है, 2000 के मेमोरी लोकेशंस पे क्या वैल्यूज हैं, हमें वैल्यू से मतलब है, हमें एड्रेस से नहीं मतलब है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये वाला ऑपरेशन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो आपने कॉल बाय वैल्यू में लिखा था, कि टेम्प इज इक्वल टू समहाउ, मैं यहां लिख रहा हूं, टेम्प इज इक्वल टू, मान लो x, मैं x की वैल्यू उठाना चाहता हूं, ठीक है। ये जो x है, इस x के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस की वैल्यू मैं उठाना चाह रहा हूं। तो मुझे ये पता है कि x जो है उसके अंदर एक किसी का एड्रेस स्टोर है, और एड्रेस पे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो उसके आगे क्या लगा दो, एस्ट्रिक सिंबल लगा दो। तो हमने x के आगे क्या लगा दिया बेटा, एस्ट्रिक सिंबल। तो कंपाइलर जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो राइट टू लेफ्ट आता है, बिकॉज इट इज यूनरी ऑपरेटर। तो पहले देखेगा x के अंदर क्या है, तो उसने देखा कि x के अंदर 1000 लिखा हुआ है। अब 1000 पे एड्रेस है, तो 1000 के एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो ये सर्च करेगा, इट इज 11। तो 11 की वैल्यू जाके कहाँ पर असाइन हो जाएगा बेटा, टेम्प में। ठीक, ये लाइन समझ में आया, ये वाला लाइन, टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक x। अब सेकेंड लाइन लिखा हुआ है एस्ट्रिक x इक्वल टू एस्ट्रिक y, ठीक है। अब इस लाइन को समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो लाइन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है y इक्वल टू x इक्वल टू y। ये नॉर्मल आप कॉल बाय वैल्यू में कर रहे थे, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू तो असाइन हो जा रहा था। बट अगर आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, y के अंदर 2000 लिखा हुआ है और x के अंदर 1000। तो इस ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि ये 2000 आप यहाँ पर लिख दो। बट हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है कि इन दोनों में से अब हमारे पास ये वैल्यू देखो सेव हो गया है टेम्प नाम के वेरिएबल में, तो हम इसको अब ओवरराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। और इस वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है 22 को, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये y के मीडियम के थ्रू हो रहा है। तो y के अंदर 2000 है, और 2000 किसका है, एड्रेस b का। तो हमें जब एड्रेस मिल गया है तो उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक। तो इसका मतलब ये हो गया y के अंदर 2000 है, 2000 जो है वो किसी का एड्रेस है, किसी का एड्रेस जिसका भी हो,
उस एड्रेस पे जो वैल्यूज हैं वो आप प्रिंट कर दो। तो यहां से y का आएगा पहले 2000, अब जब ये आपका एस्टिक रन करेगा तो ये दे देगा 22। तो इसका मतलब ये हो गया इस लाइन का कि 22 की वैल्यू x के एड्रेस पे जाके, x का एड्रेस क्या है, x का है 1000 पे जो वैल्यू हो उसको आप असाइन कर दो। सो 11 जो है आपका, जो 22 है वो x में चला जाएगा, और वही सेम ऑपरेशन जो y की वैल्यू है, दैट इज टेम्प्ट के अंदर आपने जो 11 रखा होगा, y का मतलब 2000, और 2000 के एड्रेस पे जो वैल्यूज हैं, तो 2000 जो है वो b का है, तो इसकी वैल्यू क्या कर दो, 11 कर दो। स्वैपिंग हो गया। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, दैट इज कॉल्ड Yes, कॉल sir. बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, एंड कॉल बाय रेफरेंस यूज पॉइंटर मेथड। ठीक है, एक बार आप खुद से अपना रन करा के देखिएगा इस तरह, तो समझ में आएगा, और अगर दिक्कत होगी तो मैं आपको कल बता देता हूँ। ठीक, Yes, sir. ओके सर। ओके।